बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, चार खबरें आज जो हम दो टोक में अपने सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर ये है कि सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर में एक इंतहाई अहम शख्सियत पहुंची है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो नहीं राय साहब मुकम्मल तौर पर हो सका एग्जैक्ट, लेकिन इलेक्शन का ऐलान हो गया कि किस महीने और किस हफ्ते होंगे। लेकिन इस में इमरान खान के हवाले से क्या फार्मूला तय पाया है, इसका भी मुकम्मल हाल जो है हाल अहवाल शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर नवाज शरीफ साहब की परवाज़ को राय साहब ब्रेक लग गई है, परवाज़ का रुख मोड़ दिया गया है और ये किसने मोड़ा ये भी बताएंगे। और फिर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का एक बड़ा फैसला सामने आया और इक़्तिदार की राहदारियों में इस फैसले को किस तरह देखा जा रहा है। लेकिन राय साहब, सबसे पहले आप को मालूम है कि एक तो अलवी साहब जो हैं राय साहब हमेशा से मीडिएशन का किरदार अदा करते रहे और इस वक्त भी मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं। एक शख्सियत पहुंची है ऐवान सदर में और इस शख्सियत ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के हवाले से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक मौक़िफ़ जो है वो अलवी साहब के सामने रखा। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब सदर अलवी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत जेल के अंदर है। इलेक्शन क्या होंगे, किस तरह होंगे, किसी को कुछ मालूम नहीं। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, कोर कमेटी किस किस्म के फ़ैसले करेगी, टिकटों की तकसीम का मामला और दीगर अमूर जो हैं वो एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ऐसे मौके पर ये शख्सियत पहुँचती है और उन्होंने बाकायदा तौर पर राय साहब मुज़ाकरात और सेकंड टियर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो अफ़ाम व तफ़हीम से मामला जो हैं वो चलाना चाहते हैं, इनके हवाले से एक ब्रिज का काम और एक मैसेज जो है वो दे दिया है। राय साहब, क्या लगता है इस शख्सियत के आने से बर्फ़ पिघलेगी? ब्रिज का जो काम किया है कुछ मामला बेहतर होंगे या नहीं होंगे, या फिर हमें इंतज़ार करना चाहिए, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ आंख का धोखा है? क्योंकि ऐसी मुलाकातों के बाद होता ही है ना कि उम्मीद की एक किरण जाग जाती है कि हाँ, कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, अंगेज किया हुआ है। या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मंजरनामे पर अंगेज करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? ये भी बताएंगे शख्सियत कौन सी है और किसके कहने पर इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा बनकर ये शख्सियत ऐवान सदर पहुंची है। बर्फ पिघल रही है या अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए? देखिए आशफी साहब, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। इस वक्त सदर आरिफ अलवी जो कि मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, और इससे पहले दो मौके ऐसे आए हैं जहां पर उन पर काफ़ी दबाव भी था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो दबाव कबूल करने से इनकार किया। एक मरतबा तो उस वक्त जब उन्होंने अपनी आइनी मियाद ख़त्म होने के बाद घर जाने का मशवरा नज़रअंदाज कर दिया और आइन जो उनको अख्तियार देता था कि वो अपने सदर के ओहदे पर बरकरार रहें, उन्होंने अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल किया। और दूसरी मरतबा उन्होंने उस वक्त दबाव लेने से इनकार कर दिया जब उन्हें ये मैसेज दिया गया कि आपने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करना, क्योंकि इंटेलिजेंस इत्तला ये थी कि सदर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने वाले हैं। और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी उनको ये पैगाम दिया गया कि आइन के तहत आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। तो सदर आरिफ अलवी ने उस वक्त भी दबाव नहीं लिया, दबाव तो होगा लेकिन उसको एब्जॉर्ब कर लिया और बहरहाल उन्होंने 6 नवंबर की एक तारीख दे दी। लेकिन अब जो सदर आरिफ अलवी की मुलाकातें हो रही हैं, इसके अंदर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का एक अमल शुरू हो गया और इमरान खान साहब को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर फ़ाल तरीके से वापस आने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी फराहम की जाएगी। तो ये बात गलत है। मैंने आज 4-5 बड़े टीवी चैनल्स के, बड़े न्यूज़ चैनल्स के प्राइम टाइम प्रोग्राम देखे हैं जहां पर यह कहा गया कि इमरान खान साहब और फौजी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया और अब
इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की जेल से वापसी हो सकती है और खान साहब बहुत जल्द जो है वो जेल से वापस आ जाएंगे, यानी उनकी ये जो साइफर केस है इसके अंदर भी ज़मानत हो जाएगी। अब हाशमी साहब, इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक चीज़ इसलिए बहुत अहम है कि इसी प्लेटफार्म पर हमने ये बताया था कि इससे पहले पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने ये प्लान बनाया था कि इलेक्शन अगले साल यानी 2024 के अक्टूबर में हो, अक्टूबर 2024 में जाकर इलेक्शन हो। लेकिन अभी 2 दिन पहले हमने ये बताया था कि ये प्लान चेंज हो गया है और ये जनवरी में या फरवरी में जाकर इलेक्शन का अब नया प्लान बन रहा है। अब इस पूरी सूरत हाल में सदर आरिफ अलवी के साथ जो मुलाकातें होती हैं उनको ये कहकर कि ये GHQ की नुमाइंदा शख्सियत है और इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात पर बात हुई, तो इससे असल में इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन मजबूत होती है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जब इस तरह की खबर आती है तो इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक ये तासुर बनता है कि अच्छा, इनके पास तो एक ऑप्शन इमरान खान साहब भी हैं। वैसे तो सबसे वाइबल ऑप्शन इमरान खान साहब भी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर वाहिद बाइंडिंग फोर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को 3.5 साल के अंदर 5.97 के ग्रोथ रेट पर पहुंचाया था, जिन्होंने कोविड जैसे चैलेंज से निपटा, नेशनल हेल्थ कार्ड जैसा प्रोग्राम शुरू किया, इसी तरह कोई भूखा ना सोए पनागाहों जैसा प्रोग्राम शुरू किया और एहसास प्रोग्राम जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर एक्नॉलेजमेंट थी और सानिया निश्तर को BBC की 100 बासर तरीन खवातीन में शामिल किया गया। तो इस्टेब्लिशमेंट को तो ये सूट करता है। सबसे वाइबल ऑप्शन इमरान खान साहब हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को जितवाने के लिए किसी किस्म की कोई धांधली नहीं करवानी पड़ेगी, सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना पड़ेगा, जो कि आइन के तहत फ्री एंड फेयर होना चाहिए। और इमरान खान साहब इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में इतनी मैसिव मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में आएंगे कि मुश्किल फ़ैसले करना भी इमरान खान साहब के लिए आसान होगा। आवाम का ट्रस्ट भी इमरान खान साहब के साथ होगा। आपके ज़र मुबादला के ज़खायर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पहले भी इमरान खान साहब के दौर में भेजते रहे हैं, दोबारा से वो आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं फॉरेन रिज़र्व वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह जो आपका इन्वेस्टर है और जो आपका बिजनेसमैन है उसका कॉन्फिडेंस भी इकॉनमी के अंदर आ जाएगा। तो वाइबल ऑप्शन तो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब हैं, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब की सबसे ज़्यादा नशिस्तें होंगी, 2/3 से ज़ायद नशिस्तें। लेकिन इमरान खान साहब की वाइबिलिटी को किसी और एंगल से भी देखा जा रहा है। तो इसलिए जब सदर आरिफ अलवी से इस किस्म की मुलाकातें होंगी और ये ख़बरें चलेंगी कि इस्टेब्लिशमेंट कोई मुज़ाकरात शुरू कर रही है इमरान खान साहब के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पर दबाव आएगा और इस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी से अपने जो मुतालबात मनवाना चाहती है वो मुतालबात मनवाने में इस्टेब्लिशमेंट को आसानी होगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक और दिलचस्प स्टोरी ये है कि जनवरी का ऐलान क्यों किया गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये इलेक्शन होगा। इससे पहले जो प्लान था कि अक्टूबर 2024 में इलेक्शन हो, निगरान हुकूमत महंगाई के इतने बम गिराए कि लोग ये कहें कि इससे अच्छी तो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में 336 रुपये पर नहीं 320 रुपये के ऊपर पेट्रोल था और निगरान हुकूमत के ज़रिए सारे मुश्किल फ़ैसले, तल्ख तरीन फ़ैसले जो हैं वो निगरान हुकूमत के ज़रिए करवा दिए जाएँ। और फिर ये भी प्लान बनाया गया था कि अगले इलेक्शन से पहले कोई एहतसाब की ड्राइव शुरू की जाए। लेकिन अब असल इशू ये है, जो जनवरी के आखिर में इन्होंने इलेक्शन करवाने का फ़ैसला कर लिया है कि इनको ये पता है कि इमरान खान साहब को ये बहुत देर तक अदालतें, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो इतनी देर तक इमरान खान साहब को अंदर रखने में मददगार साबित नहीं होगा। एक तो इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ें पहले उठना शुरू हो गई हैं। इस वक्त जज साहिबान जो हैं, अब जिस तरह IG इस्लामाबाद के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, तौहीन अदालत लगाई गई, इसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार ने DC के ख़िलाफ़ और इसी तरह पुलिस ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया, तो अदालतों के जज साहिबान के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। तो इमरान खान साहब को अक्टूबर 2024 तक जेल में रखना नामुमकिन था, इसलिए इनकी कोशिश अब ये है कि चूँकि इमरान खान साहब जेल में हैं, तहरीक इंसाफ की पूरी मरकज़ी क़यादत जेल में है, ये जबर का माहौल ज़्यादा देर कायम नहीं रखा जा सकता। तो अब हम
जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा दें। इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात में जो बगावत की शिक के तहत इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है उसके अंदर एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लें, क्योंकि साइफर जो केस है हाशमी साहब, ये इस कदर बोगस केस है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद यानी जस्टिस आमिर फारूक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जब ये केस ज़मानत के लिए मुकर्रर हो तो इमरान खान साहब को ज़मानत दे दें। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो ये ज़मानत नहीं देते तो उनकी साख मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी साख इस कदर तबाह हो जाए कि इस बोगस तरीन केस के मुतल्लिक, जहाँ पर पाकिस्तान की पूरी कानूनी बरादरी और जज साहिबान कह रहे हैं कि ये एक इंतहाई भोंडा किस्म का केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाकर एक जाली उनकी गिरफ्तारी डाली गई। तो एक तो ये इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब को अंदर रख कर इलेक्शन करवाना चाहते हैं कि इमरान खान साहब अभी जेल में हों और इस दौरान ये इलेक्शन करवा लें। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि जनवरी से पहले, यानी जनवरी के चौथे वीक से पहले तहरीक इंसाफ को कलअदम करने के लिए क्या मूव किया जाएगा। क्योंकि अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा अगरचे कई मरतबा अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं कि ऐसा लगता है और ऐसा तासुर बनता है कि वो पीडीएम के करीब हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ को कलअदम किया जाता है और ये पटिशन इसके ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो जस्टिस फाइज ईसा के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इसको वो स्ट्राइक डाउन कर दें, इसको कलअदम कर दें। जुडिशरी के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में चली गई, इमरान खान साहब जेल में भी हुए, तो तब भी तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीत सकती है। सारे 9 आमूज अगर उनके उम्मीदवार हुए तब भी डिपेंड्स के इलेक्शन ये साफ और शफाफ होता है या नहीं होता। अब चूँकि बतौर साफ़ी हम सबका तज़िया ये है कि ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं होगा और ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये असल में एक ओपन सीक्रेट है। सबको पता है कि इस वक्त जो इलेक्शन की एक्सरसाइज है ये शरीफ ख़ानदान को वापस इक़्तिदार में लाने के लिए, और इसके अंदर बिल्कुल भी इमरान खान साहब को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब हाशमी साहब, सदर आरिफ अलवी के साथ इन मुलाकातों को इस्तेमाल तो किया जाएगा बिल्कुल उसी तरह जैसे नैब तरमीम के केस में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया कि ये केसेस खुलें। आसिफ जरदारी के, नवाज शरीफ के केसेस खुल गए और जज जो है एहतसाब अदालत के मोहम्मद बशीर, उन्होंने ये कहा कि ट्रक के ट्रक जो है वो रिकॉर्ड जो है वो एहतसाब अदालत में लाया जा रहा है। आप अंदाज़ा करें कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो शवाहिद और सबूतों का रिकॉर्ड है उसके मुतल्लिक जज बशीर अहमद ये कह रहे हैं कि ये तो ट्रक के ट्रक भरे हुए रिकॉर्ड आ रहे हैं। इस लेवल की इन्होंने करप्शन की है, जो कि इन्होंने नैब तरामीम में नैब कवानीन में तरामीम करके वो फाइल्स बंद करवा दी थी और वो रेफरेंसेस जो है वो नैब को वापस भिजवा दिए थे। तो सदर आरिफ अलवी से ये जो मुलाकातें हैं, अगर कोई ये समझ रहा है कि इन मुलाकातों के नतीजे में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे या इमरान खान साहब को फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, तो ये बात गलत है। ये प्लान लॉक हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन के दौरान बाहर नहीं आने देना। ये प्लान भी लॉक हो चुका है कि तहरीक इंसाफ की जो असल इंतखाबी स्ट्रेंथ है उससे सिर्फ 15% तक नशिस्तें तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में देनी है। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो कोई 70% के करीब है कि 70% नशिस्तें पूरे मुल्क से कौमी असम्बली की वो तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ को अगर इलेक्शन में जाने भी दिया गया तो सिर्फ अपनी 70% जो नशिस्तें हासिल वो कर सकती है, तो 15% नशिस्तें उनको हासिल करने दी जाएंगी। इस लेवल पर धांधली नहीं धांधला किया जाएगा और तमाम जो टिकट होल्डर हैं आप देखेंगे कि उनके गिर्द किस तरह से घेरा तंग किया जाएगा। तो इस पूरी सूरत हाल में ये कहना कि कोई डिसाइसिव डायलॉग शुरू हो गया है, ये कुछ लोग शायद उनकी ख्वाहिश होगी और ख्वाहिश भी उनकी बिल्कुल ठीक है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के लिए तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट जो है
वो किसी भी मूड में नज़र नहीं आती कि इमरान खान साहब को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में वापस आने दिए जाए। राज साहब, शहबाज शरीफ साहब 2 मुलाकातें करके गए हैं लंदन जाने से पहले। एक मुलाकात उनकी एक गैर सियासी शख्सियत से हुई है गुजरावाला के करीब। ये बाकायदा खबर आई और इस पर नून लीग के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि हमें नहीं पता वो किससे मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं। ये उनका दिफा नहीं किया गया जावेद लतीफ़ की तरफ से। अच्छा, अब इस मुलाकात के बाद मरियम से भी मुलाकात हुई और फिर मरियम ने पहले टिकट कटाई और वो लंदन पहुंच गई हैं, लंदन में इस वक्त मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब भी कुछ देर में लैंड कर जाएंगे। मसला यहाँ पर ये है कि शहबाज शरीफ साहब किसका पैगाम लेकर आए हैं, क्या बात हुई? एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ। राय साहब, हमने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की अगर हिस्ट्री देखे ना तो ये अपनी क़यादत के खिलाफ कुछ नहीं होने देते। ऐसा ही है, आपने क्रॉस लगाने की कोशिश की, आपने जनरल मुशर्रफ का एहतसाब और बाकी मामला करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें कटहरे में ला नहीं सका। मुकदमात चले, लेकिन उन मुकदमात का क्या हुआ राय साहब, पूरी कौम के सामने है। अब नवाज शरीफ लंदन में, यानी 4 बरस पहले जो कहता था कि जनरल बाजवा आपको इसका हिसाब देना होगा और एहतसाब होगा, अब उसका ये जो बयानिया है, इन्होंने इसका दोबारा ऐलान किया। इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहेगी कि उनके एक साबिक आर्मी चीफ के ऊपर रेड क्रॉस लगाया जाए? ये इनकी रेड लाइन है राय साहब, जिसे क्रॉस करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या पैगाम लेकर आए होंगे, क्या कह रहे होंगे कि भाईजान हाथ होला रखो और जो कुछ आपने किया देखें, इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने मेरा केस भी खोल दिया है, आपका भी केस खोल दिया, नैब तरमीम के ऊपर। अब ये निगरान हुकूमत, चूंकि 30 डेज है राय साहब, 30 दिन के अंदर अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं जाती तो फिर ये मामला लटक जाएगा और ये सियासतदान होंगे। काजी फायज़ ईसा साहब कुछ नहीं कर सकेंगे अगर कोई कुछ करवाना भी चाहता है, और दरख्वास्त नहीं जाएगी, कोई इसकी अपील में जो है वो नहीं जाएगा, क्योंकि हुकूमत वक्त या फिर जो प्रोसिक्यूशन है या वो लोग जिनके खिलाफ केसेस हैं, अगर वो जाते हैं तो 30 डेज का सिर्फ टाइम है आपके पास। हाशमी साहब, 2 बड़ी खबरें हैं इसके अंदर। ISI के आला अफसरान के मुतल्लिक भी, और इसी तरह शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की पीठ में जो छुरा घोंपा, ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मरियम नवाज़ तक कैसे पहुंची, जो इंटरनल एक इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस निज़ाम मरियम नवाज़ जो है वो नून लीग के अंदर चलाती हैं अपने हरकारों के ज़रिए, तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसी प्लेटफार्म पर हमने ये बताया था कि शहबाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट बहुत कंफर्टेबल रही, क्योंकि शहबाज शरीफ जैसे बूट कोई भी पॉलिश नहीं कर सकता, और शहबाज शरीफ को ये पता है कि अगला जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, ये मेरे वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आखिरी चांस है, क्योंकि हर मर्तबा तो आप इतने मैसिव लेवल पर धांधली नहीं कर सकते और दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं। तो उनको पता है कि ये आखिरी चांस है, इसलिए वो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ वापस आएँ और नवाज शरीफ फिर ये कहें कि मेरी नायदी ख़त्म हो गई है और मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट हूँ। अब शहबाज शरीफ ने ये खेल खेला, इसी प्लेटफार्म पर हम ये खबर ब्रेक कर चुके हैं, लेकिन अब उसके अंदर एक फर्दर डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज शरीफ ने ये खेल खेला कि अपने कुछ 17 के करीब जो साबिक इनके MNAs थे, इसी तरह इनके कुछ MPAs जो कि शहबाज शरीफ के ग्रुप से हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि 2 धड़े हैं, एक शहबाज शरीफ का धड़ा है और एक नवाज शरीफ का धड़ा है। तो शहबाज शरीफ ने अपने धड़े के लोगों से ये मैसेज दिलवाए कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हम नहीं जाएंगे, हमारे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नवाज शरीफ आएंगे तो नून लीग का बयानिया जो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता, उल्टा हमारा बयानिया कमज़ोर हो जाएगा कि नवाज शरीफ जो हैं वो तो अदालतों से मफरूर और मुजरिम करार पाए थे, तो वो क्यों आ रहे हैं। और उसके बाद ये भी कि नवाज शरीफ ने जनाब बाजवा के मुतल्लिक बयान क्यों दिया, यानी ये जानबूझकर ये भी एक बहाना बना लिया गया कि जनाब बाजवा के ख़िलाफ़ क्यों बयान दिया, तो इस वजह से हम नवाज शरीफ का इस्तकबाल नहीं करेंगे। अब चूँकि मरियम नवाज़ अपना एक इंटेलिजेंस का निज़ाम नून लीग के अंदर कायम किए हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ही इनसिक्योर हैं अपने वालिद के मामले पर भी और अपनी ज़ात के मामले पर भी, और उनको हर वक्त ये खदशा होता है कि शहबाज शरीफ का ग्रुप, और बिल्कुल ठीक खदशा होता है कि ये पार्टी को टेक ओवर कर लेगा, इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी भी हासिल कर लेगा,
क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करने का जो गुर है वो नवाज शरीफ से ज़्यादा शहबाज शरीफ के पास है। तो इसलिए ये भिनक पड़ गई, ये इंटेलिजेंस निज़ाम के तहत रिपोर्ट पहुंची मरीम नवाज़ तक। मरीम नवाज़ ने ये बात कन्वे की नवाज शरीफ को, और उसके बाद नवाज शरीफ ने फिर तलब किया शहबाज शरीफ को भी और मरीम नवाज़ को, और मरीम नवाज़ पिन पॉइंट भी करेंगी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ये असल में पूरी एक्सरसाइज हो रही है नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए कि वो वापस ना आएँ, और वापस आने के मामले पर उनको कोई गारंटी ना दी जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है कि नवाज शरीफ अगर वापस आ भी गए तो इससे कोई नून लीग का वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। शहबाज शरीफ को पता है कि इस वक्त सारी पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की है, तो वो ये चाहते हैं कि जब इलेक्शन का फैसला पॉपुलर वोट्स के ऊपर नहीं होना, जब इलेक्शन का फैसला लोगों के वोट्स के ऊपर नहीं होना, वो इस्टेब्लिशमेंट के फैसले पर इलेक्शन का फैसला होगा, तो फिर नवाज शरीफ क्यों वापस आएँ। फिर ये जो एक आप कह लें कि मुफ्त में वजारत उज़्मा बटनी हैं, वो शहबाज शरीफ खुद क्यों ना लें। तो इसलिए उन्होंने अपने कैंप के लोगों से इस तरह के मैसेजेस भी दिलवाए, और फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज भिजवाया कि देख लिया आपने, ये जनाब बाजवा और जनाब फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ अब भी बयानात दे रहे हैं, तो आपने देख लिया कि बड़े भाई आपके लिए काबिल कबूल हैं या मैं काबिल कबूल हूँ। और आप ज़रा बॉडी लैंग्वेज देखें शहबाज शरीफ की, पिछले 2 दिन के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज है, जब से ये ऐलान हुआ है नवाज शरीफ की वापसी का, उसके बाद से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका चेहरा कितना उतरा हुआ है। इसी तरह हमज़ा शहबाज, वो भी ये समझते हैं कि वफाक में शहबाज शरीफ को ही जाना चाहिए और शहबाज शरीफ भी दोबारा इस धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये अब बड़ी आपके शहर में एक बड़ा खौफनाक जो है ये कह लें कि एक लड़ाई होने वाली है, एक कशमकश नई शुरू होने वाली है। और मरीम नवाज़ के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि बिल्कुल आप ये कह लें कि कुछ ख़वातीन की तरह वो छोटे छोटे मामलात पर झगड़ती बहुत हैं। तो अब मरीम नवाज़ जो हैं, उन्होंने ये पूरे सबूत, ये पूरे एविडेंस नवाज शरीफ के सामने भी रखने हैं, और शहबाज शरीफ ने आगे से ये कहना है कि जी मैंने तो इनको नहीं उकसाया, ये इनकी अपनी राय है। लेकिन असल में वो इस्टेब्लिशमेंट को भी उकसा रहे हैं शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ का वापसी का रास्ता रोकें, ताकि मैं खुद जो है वो अगला प्राइम मिनिस्टर बनूं। अब हाशमी साहब, इस पूरी सिचुएशन के अंदर ये जो केसेस खुले हैं नैब के, अब ISI के आला अफसरान के मुतल्लिक भी एक बड़ी अहम खबर है, क्योंकि एक तरफ तो आसिफ अली जरदारी का केस खुला है, शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ तो दोबारा से नैब कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जहां से ये केस ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो गया है। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस खुल गया है। अब इसके अंदर जो बड़ी मज़े की डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि नैब ने फ़ौज की जो ज़ैली एजेंसीज़ हैं, मिसाल के तौर पर ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस, इनसे अफसरान मांग लिए हैं कि नैब के केसेस को आगे बढ़ाने के लिए। यानी अब अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के केसेस आगे बढ़ेंगे तो वो फ़ौज के ज़रिए बढ़ेंगे, पूरे तरीके से ये मामला फ़ौज के हाथ में होगा, और ये मामला यानी ये सारे केसेस जब फ़ौज के हाथ में होंगे तो फिर फ़ौज फैसला करेगी कि नवाज शरीफ ने वापस आना है या नहीं आना। अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे तो ये जो मुट्ठी बंद है जिसके अंदर नवाज शरीफ की करप्शन की फाइल्स हैं, ये मुट्ठी ऐसे खुल जाएगी। और उसके बाद ये जो आपके मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI से डेपुटेशन के ऊपर जो नैब में अफसरान आएंगे, वो फिर बड़ी तेज़ी के साथ इन केसेस को आगे चलाएंगे। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आसिफ अली जरदारी को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को नहीं, आसिफ अली जरदारी को, बिलावल जरदारी को और नवाज शरीफ को ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि इस वक्त जो कुछ हम कर रहे हैं हमें करने दें। शहबाज शरीफ के लिए या शहबाज शरीफ के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के जो भी इस वक्त मारूजी हालात हैं, इसके अंदर हम जो कुछ कर रहे हैं ये हमें करने दें और इसके ऊपर कोई मज़ामत ना करें। ये एक आप कह लें कि पैगाम है। अगर मज़ामत करेंगे तो ये नैब के केसेस हैं, और नैब के केसेस भी ISI और जो आपकी MI है इनके ज़रिए आगे चलेंगे। और फिर ज़ाहिर है कि इनके ज़रिए आगे चलेंगे तो फिर तो अव्वल तो इनके ख़िलाफ़ तो शवाहिद के ढेर हैं, लेकिन शवाहिद ना भी हों तो जो केस ISI और MI के ज़रिए आगे चलेगा तो ये कहने की ज़रूरत नहीं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो केस जो है वो कितनी जल्दी
अपने अंजाम तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से नवाज शरीफ की परवास जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ की तरफ से, क्योंकि नवाज शरीफ को इस वक्त पीएमएलएन के अंदर एक स्पेंट कॉइन और स्पेंट फोर्स समझा जाता है। ये समझा जाता है कि नवाज शरीफ आकर उल्टा नून लीग के बयानिए को नुकसान पहुंचाएंगे। ये जो मरियम नवाज की मिस्टीरियस साइलेंस है और मिस्टीरियस खामोशी है, पुरस्कार खामोशी, इसके पीछे यही है। ये मरियम नवाज ने, आप देख लें कि पिछले कोई 2 महीने से चाचू को कोई मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि उनको पता है कि चाचू क्या गेम कर रहे हैं। और मरियम नवाज ने इसलिए जावेद लतीफ़ के ज़रिए शहबाज शरीफ पर हमला भी करवाया था, ख्वाजा आसिफ पर, कि ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नवाज शरीफ की सियासत का खात्मा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जावेद लतीफ़ को शो का नोटिस जारी करवाया, लेकिन आज तक जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ कोई एक्शन मरियम नवाज ने पार्टी के अंदर नहीं होने दिया। तो अब आपके शहर में ये बड़ी खिचड़ी पक रही है। और यहाँ लंदन से अगले प्रोग्राम के लिए एक बड़ी खबर भी ज़ाहिर है कि आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल अभी नवाज शरीफ के लिए 21 अक्टूबर की परवाज़ जो है, आप ये कह लें कि तवज्जो फरमाइए, अभी परवाज़ ताख़ीर का शिकार है। अच्छा राय साहब, जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ये अदालत है जहां से अब ये एक बड़ा फैसला इसे कहें आने वाला है और एक बड़ा हुक्म सादर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से। ये इम्तिहान है काजी साहब का या किसी और का इम्तिहान है, ये वक्त साबित करेगा। लेकिन राय साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है और ये 28 सितंबर को मुकदमे की समाअत करने जा रहे हैं। काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन है, जस्टिस अतर मिल्ला को शामिल किया गया है। और ये दरख्वास्त जो थी ना नज़रसानी की, एक तो आईएसआई, आईबी समेत मुतासा फरीकैन ने 15 अप्रैल 2019 को ये दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। और फैसला बेसिकली क्या था, मैं सिर्फ इसको रिफ्रेश करने के लिए थोड़ी सी इसके मेन पॉइंट्स जो मैं पढ़ दूं कि 6 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नवंबर 2017 में फैज़ाबाद के मकाम पर इंतहाई दाएं बाजू की मजहबी जमात की जानिब से दिए गए धरने के खिलाफ सू मोटो केस का फैसला सुनाया था। अदालत ने हुक्म दिया था कि वो ऐसे फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए अपना सियासी किरदार जो है वो निभाया। अदालत ने आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा को भी हिदायत की थी कि वो अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए काम जो है वो करें। राय साहब, इसमें ये जो मौक़िफ़ अपनाया गया, जो हुक्म हुआ, अब नज़रसानी अपील जो है वो दायर कर दी गई है। दायर तो पहले ही थी लेकिन इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। क्या लगता है आपको फैसला असल में क्या आएगा? ये इम्तिहान होगा काजी फैज़ ईसा साहब का या फिर ये किसी और का इम्तिहान होगा? असल में ये तो इम्तिहान नहीं है जस्टिस फैज़ ईसा का, क्योंकि ये केस है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक, यानी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अबीद की इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक। जस्टिस फैज़ ईसा इसके ऊपर एक फ़ैसला दे चुके हैं। अब दोबारा नज़रसानी केस में जो जस्टिस फैज़ ईसा का फ़ैसला है ये कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। सबको पता है कि वो फ़ैसला जो है वो बरकरार रखा जाएगा। और इसके अंदर सबसे अहम बात, दिलचस्प बात यह है कि आप बेंच की फॉर्मेशन देखें कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस फैज़ ईसा, तो ये दोनों जो हैं, हो सकता है कि ये 3-0 से ही फैसला है, लेकिन कम से कम अगर 3-0 से ना भी आया तो 2-0 से, यानी जस्टिस फैज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला वही आएगा कि ये इससे पहले जो फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया गया था वो फैसला बरकरार है और ये जो आपकी नज़रसानी की अपील है ये खारिज हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर हाशमी साहब जो असल खबर है वो ये है कि क्या इस वक्त जस्टिस फैज़ ईसा मौजूदा जो हालात हैं जिसमें लोगों को अदालती अहकामात के बावजूद बार बार अगवा किया जा रहा है, शेख रशीद को अगवा किया गया, परवेज़ इलाही को 13 मरतबा अगवा किया गया और लोगों के घरों पर छापे मारकर अचानक उनके ख़वातीन के साथ भी मुबैना तौर पर उनको हिरासा किया जा रहा है, उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो कि जस्टिस फैज़ ईसा के लिए बहुत कंसर्निंग होनी चाहिए वो ये है कि उनकी जो अदालतें हैं, यानी हाई कोर्ट्स तक जो कि सुपीरियर कोर्ट्स कहलाती हैं, उनके अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और आईजी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं, लेकिन असल में होता कुछ नहीं है। तो असल तो पता तब चलेगा कि मौजूदा हालात में वो किस किस्म के फ़ैसले देते हैं। ये तो किस्सा माजी है,
ये तो टाइम का ज़िया है, जो वक्त का ज़िया है। ये जो जस्टिस फायज़ ईसा ने अपना एंटी इस्टेब्लिशमेंट तासुर को दोबारा उभारने के लिए या दोबारा मजबूत करने के लिए ये केस जो फिक्स किया है हियरिंग के लिए, लेकिन असल इशू तो ये है कि क्या जस्टिस फायज़ ईसा मौजूदा हालात में भी, माजी के मुतल्लिक तो उन्होंने केस टेकअप कर लिया फैज़ाबाद धरना केस, लेकिन मौजूदा हालात में भी क्या वो इसी किस्म का कोई फ़ैसला दे सकते हैं कि हाई कोर्ट्स के ऑर्डर नहीं माने जा रहे, हाई कोर्ट्स के जो जज साहिबान हैं वो रो रहे हैं। इमरान रियाज खान के मुतल्लिक हर पेशी के ऊपर ये कहा जाता है कि बड़ी मस्बत पेशरफ्त हुई है, लेकिन इमरान रियाज खान को पेश नहीं किया जाता। तो ये है असल इम्तहान जस्टिस फायज़ ईसा का। यहाँ उनको साबित करना है कि वो ऐसे जज हैं कि जो कि अहम हलकों के दबाव में नहीं आते, या उनको साबित करना है कि सिसिलियन माफिया, जिसे अदालतों ने सिसिलियन माफिया करार दिया, वो उनसे मरहूब नहीं होते। असल तो इम्तहान ये है, क्योंकि जनाब बाजवा और जनाब फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना अब बड़ा आसान हो गया। उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देने से कोई बतौर जज कोई कद काठ जस्टिस फायज़ ईसा का मज़ीद नहीं बढ़ेगा। उनका कद काठ उस दिन बढ़ गया था जिस दिन उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया था। तो उनका कद काठ हिस्ट्री के अंदर अब जज किया जाएगा उनके उन फैसलों पर जो कि इस वक्त एक अंधेर नगरी पाकिस्तान के अंदर है कि इसके ऊपर वो क्या फ़ैसले लेते हैं। मिसाल के तौर पर पीटीआई की जो ख़वातीन 9 मई के बाद से गिरफ़्तार हैं, तो अगर वो गिरफ़्तार थीं तोड़ फोड़ में, कोई एहतजाजी मुजाहरे में, तो एविडेंस उनके ख़िलाफ़ ला कर उस केस के ऊपर बाकायदा प्रोसीडिंग्स हों और उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। लेकिन हर नई प्रोसीडिंग पे पता चलता है कि कुछ नई दफ़ात शामिल कर दी गई हैं, वो मुकदमा असर नो शुरू हो जाता है, वो जज साहब गायब हो जाते हैं, अगली पेशी पर वकील भी गायब हो जाते हैं, और वकीलों के मुतल्लिक भी अब पता नहीं है कि इस वक्त वकील भी जो हैं, यानी जो आप ये कह लें कि एक तो इमरान खान साहब की हार्ड कोर टीम है, लेकिन निचले लेवल पर तो वकला को भी नहीं, आपको नहीं पता कि वकला को भी पता नहीं किस किस्म के पैगामात आ रहे होंगे कि आपने गायब हो जाना है, पेशी के दौरान आपने पेश नहीं होना। तो ये वो तमाम मामलात हैं जो जस्टिस फायज़ ईसा ने बीइंग चीफ जस्टिस टेकअप करने हैं, क्योंकि जस्टिस फायज़ ईसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के सरबराह हैं। हर अदालत उनके नीचे है, और जिधर चीफ देखता है नीचे वाली अदालतें उधर देखती हैं। जैसे जस्टिस बंदयाल होम्योपैथिक फ़ैसले कर रहे थे तो पूरी जुडिशरी चीफ जस्टिस की तरफ देखती थी कि जब ये हमारे चीफ में इतनी हिम्मत नहीं है, वो होम्योपैथिक फ़ैसले कर रहा है, तो हम कैसे कोई बोल्ड फ़ैसले मेरिट के ऊपर करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फैज़ाबाद धरना केस तो ऐसे इसकी कुछ सिम्बॉलिक की अहमियत होगी। असल अहमियत ये है कि जस्टिस फायज़ ईसा अपनी अदालतों के फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या करते हैं और किस किस्म का ऑर्डर पास करते हैं। राय साहब, ये भी खबर बहुत इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान को एक अदालत की तरफ से अटक जेल से लाकर पेश करने का हुक्म जो है वो सादिर कर दिया गया है। 25 सितंबर को ये इमरान खान साहब की पेशी होगी, और यकीनन देखना ये होगा कि जो रोबकार जारी की गई है इस पर अमल दरामद अदालत के हुक्म के मुताबिक होता है या नहीं होता। क्योंकि खान साहब, राय साहब जब बाहर आएंगे गुफ्तगू होगी, और जो जेल के हाल अहवाल हैं उस पर भी सवाल किए जाएंगे, या फिर ये भी ऐन मुमकिन है कि इमरान खान तक जब ये पेश करना हो उन्हें मीडिया तक रसाई ही ना दी जाए और इमरान खान को खामोशी से गाड़ी में बिठाकर लाएं और खामोशी से लेकर चले जाएं। लेकिन 25 सितंबर को पेश अदालत भी जो करना है, जो पेश भी करना है, ये भी वजाहत कर दें कि ये नहीं है कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक कोई ऐसा फैसला आया है कि इमरान खान साहब को इसमें पेश करें, यानी कोई इमरान खान साहब की ज़मानत का केस। ये तो बदनीयती पर बनाया गया एक और केस है जो बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। तो उसके अंदर कहा गया है कि इमरान खान साहब को अटक जेल से अदालत के अंदर पेश किया जाए। ये थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वीडियो ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।